अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 34 साल पुराने प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तार हैं और उनकी गिरफ्तारी को 120 दिन हो चुके हैं। 2 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मीर शकील रहमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी और आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा है कि इस बात का रीजनेबल ग्राउंड मौजूद है कि ज़मीन गैर कानूनी तौर पे हासिल की गई थी और दीगर नामजद मुल्ज़मान के साथ मिलकर 2 इजाफी गलियां हासिल की गई जो बादियुन नज़र में करप्शन के ज़ुमरे में आता है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं लाहौर हाई कोर्ट के आज के ऑर्डर में, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इन ऑब्जर्वेशंस का ट्रायल पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि इस केस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है। तो जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं उसका क्या असर हो सकता है ट्रायल पे, ये एक अहम कानूनी सवाल है। इस केस में मीर शकील रहमान के जो वकील हैं अमजद परवेज़ एडवोकेट, उन्होंने ये मौके इख्तियार किया था कि एक निजी मामला था और ये केस जो है वो नैब के ज़ुमरे में नहीं आता और इस केस में कानून की खिलाफ वर्जी कहीं पे नहीं की गई है। याद रहे कि मीर शकील रहमान को कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब नैब के पूछने पर उन्होंने तमाम एविडेंस नैब के सामने रखा था और मुकम्मल तौर पर नैब के साथ ताउन किया था। इसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट का आज तफसीली ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे आबिद साकी साहब जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। आबिद साकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। 2 रोज़ पहले जब ये शॉर्ट ऑर्डर आया था और बताया गया था कि मीर शकील रहमान की जो पिटिशन है, बेल पिटिशन है, उसको मुस्तरद कर दिया गया है, तो आपने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में ये कहा था कि जब डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा तो इस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। अब जो डिटेल्ड ऑर्डर का आखिरी पैराग्राफ है आबिद साकी साहब, वो ये कहता है कि रीजनेबल ग्राउंड नज़र आता है इस केस में, जो कि ये साबित करता है कि गैर कानूनी तौर पे इस ज़मीन हासिल की गई जिसमें 2 पब्लिक की गलियां भी मौजूद हैं और बादियुन नज़र में ये करप्शन के ज़ुमरे में आता है। अब इन ऑब्जर्वेशंस को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि इस केस का ट्रायल अभी का आगाज़ नहीं हुआ है। क्या कानूनी हैसियत होती है इन ऑब्जर्वेशंस की और क्या ये असरअंदाज हो सकती हैं ट्रायल पर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, नॉर्मली तो ये है कि जो बेल ग्रांटिंग ऑर्डर है उसमें जो दी गई ऑब्जर्वेशन हैं वो टेंटेटिव इन नेचर होती हैं और उनका इतलाक सिर्फ बेल की हद तक होता है। ट्रायल उससे लीगली नॉट बाउंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज ऑब्जर्वेशंस। और नॉर्मली ये ऑर्डर्स में लिखा भी होता है और अगर ना भी लिखा हो तो फिर भी ये एक सेटल्ड लॉ है कि जो बेल के लेवल पे दिया गया हुक्मनामा जो है अदालती, वो मुतासर नहीं करेगा ट्रायल कोर्ट को। लेकिन उस ऑर्डर के फील्ड में रहने की वजह से मुमकिन है कि वो अदालत जो है उससे एक अपने लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे या कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे उस जजमेंट को या उस ऑर्डर को यानी देखे और उसको यानी समझे कि मेरे पे इन्फ्लुएंस कर रही है और बाइंडिंग है। लेकिन सेटल्ड लॉ ये है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ये ट्रायल कोर्ट को मुतासर नहीं करती। उसको आफ्टर अकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द पार्टीज एक कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट देनी है जिसमें उसने या एक्विटल का ऑर्डर करना है या कन्विक्शन का ऑर्डर करना है। इस हद तक तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी खौफनाक सूरत हाल नहीं है। बाकी दीगर मामलात हैं उनमें मेरी जो ज़ाती आजाना राय रही है हमेशा से वो ये है कि मौजूदा निज़ाम इंसाफ जो है ये बिल्कुल गल सड़ चुका है और इन्हदाम और इन्हतात की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। इसको हमें सीरियसली कौमी सतह पर देखने की ज़रूरत है और जिस तरह मजलूमीन और साइलीन इस निज़ाम में सितम का शिकार रहते हैं, उसके लिए हमने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई एक संजीदा कोशिश नहीं की। और ये जस्टिस सेक्टर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। अदालतों का जो निज़ाम है और इंसाफ का जो निज़ाम है ये किसी भी मुआशरे में सबसे बुनियादी है। अगर ये निज़ाम सही नहीं चल रहा तो इसका मतलब है दीगर निज़ाम जो है, दीगर निज़ाम के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेज्यूमेबली हो नहीं सकता कि वो ठीक तरह से चल सके। तो मामलात ये है कि यहाँ इंतकाम की बुनियाद पर कानून साजी की जाती है, फिर इंतकाम की बुनियाद पर उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है कुछ लोगों को, और अदालतें इस सिचुएशन में बाज़ औक़ात बेबस होती हैं, बाज़ औक़ात उनकी अपनी जानदाराना राय भी ये हो सकती है कि ये किसी के खिलाफ केस बनता है। लेकिन असल बुनियाद ये है कि जो कानून बनाया गया, यानी पर्टिकुलरली जो नैब का कानून है, इसी को ले लें तो ये तो परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया था। एक डिक्टेटर ने आके उस वक्त की गवर्नमेंट को
और उसके बंदों को, उसके साथ मुंसलिक लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, विच हंटिंग के लिए, उनको सियासी अमल से खारिज करने के लिए उसने नैब का एहतसाबी कानून बनाया था। और आपको अंदाजा है कि हमारी तारीख में जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ जो सबसे बुनियादी यानी एतराज़ कायम किया है या उसकी बुनियादी जवाब बनाया है अपने टेक ओवर का, तो उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो है, अब साहब ये तो हुकूमत की अपनी कानूनी टीम भी इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि इस कानून में तब्दीलियों की जरूरत है, जिसपे वो कहते हैं कि हम ऑपोजिशन से मिलकर बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू दिस केस, एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि इस केस में अब नैब कह चुका है कि हमने रेफरेंस तैयार कर लिया है, मीर शकील रहमान को 120 दिन हिरासत में रखा गया है, तो जितनी मालूमात उनसे लेनी थी, जो एविडेंस था वो उनके पास मौजूद है। 34 साल पुराना एविडेंस है जो नैब कहती है कि हमारे पास मौजूद है, तो यकीनन उसमें रद्दोबदल भी नहीं हो सकता। फिर लॉजिक क्या बनती है कि किसी भी शख्स को कस्टडी में मजीद रखने की, जबकि इस केस का ट्रायल भी अब तक शुरू नहीं हुआ है? देखिए, बुनियादी तौर पर इस नैब के अपने कानून के अंदर ये बुनियादी तजाद और एक गहरी यानी पेनफुल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ मौजूद है, ओप्रेसिव है, जो एक अनजस्ट है। मैं समझता हूँ कि जो नैब कोर्ट्स हैं जो उनको कानून के अंदर जमानत का इख्तियार ही नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि जो कस्टोडियल डिटेंशन का इन्वेस्टिगेशन पीरियड है वो नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसके तहत 14 दिन का है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, उसको भी अनाउंस करके इन्होंने 90 दिन कर दिया हुआ है। मेरा ख्याल है इस लॉ में इनफैक्ट बहुत सारी इनह्यूमन चीज़ें हैं, और जब उनकी एप्लीकेशन होती है और इस निज़ाम ये इस तरह का निज़ाम है कि खुदा न खास्ता इसमें कोई इंसान भी अगर फंस गया तो फिर उसकी नस्लें निज़ाम इंसाफ के हुसूल के लिए बर्बाद हो जाती हैं। अब यकीन मानिए कि जब कोई बड़ा शख्स गिरफ्तार होता है या किसी चीज़ में मुलव्वस होता है तो हम तमाम लोग बहुत चीखो पुकार करते हैं, लेकिन इस मुल्क की जो यानी कसीर आबादी इस निज़ाम के जुल्म सितम का शिकार है, उसके लिए हम अपना किरदार उस तरह अदा नहीं करते। एक कानूनी नुक्ता है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप अपनी कानूनी राय दें। इस ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि क्योंकि ये सवाल उठाया गया था कि अगर ये कोई मामला बनता भी है तो इस पर नैब का केस का इतलाक नहीं होता, ये LDA का मामला है, तो LDA के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, LDA के जो कवानीन है, उनका इतलाक इस पर होता है। लेकिन इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि क्योंकि LDA का जो कानून है वो पुराना है, 1975 का है, और नैब के कानून जो है वो 1999 का है, इसलिए जो रीसेंट मोस्ट लॉ होगा उसका इतलाक होता है। जरा इस पर समझाइएगा, तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी कानून हो, चाहे वो 1980 का हो, 90 का हो, 95 का हो, चाहे वो टैक्स के हवाले से हो, क्योंकि जो LDA के अपने जो कोर्ट्स हैं या टैक्स के जो मामलात हैं, क्या वो भी फिर उन केसेस में भी यही देखा जाएगा कि कौन सा रीसेंट लॉ है और उसी का इतलाक होगा? नहीं, ये नॉर्मल तरीकाकार नहीं है यकीनन लॉ को अप्रिशिएट करने का, और उसमें ज़ाहिर है जज साहबान की अपनी ओपिनियन है, काबिल एहतराम है हमारे लिए। अब मेरा ख्याल है हम इसको इन तमाम मामलात को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है मीर साहब का जो भी वकील होगा वो इन चीज़ों को यानी एजिटेट भी करेगा और वहाँ आर्गू भी करेगा इस बात पर। लेकिन यकीनन ये बात है कि अगर कोई स्पेशल लॉ एक फील्ड में ऑलरेडी ऑपरेटिव है, जो अपने अंदर की जो डिविएशंस हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं या इलीगैलिटीज़ हैं, उनके बारे में कोई मैकेनिज्म ऑलरेडी रखता है, तो जाहिर है वो जो इलीगैलिटी है या वो जो जुर्म है वो उसी लॉ के तहत यानी सारा डिटरमिन होना चाहिए। ये एक सेटल्ड लॉ है। लेकिन जज साहब ने ज़ाहिर है साहिबान ने अपने तौर पे एक लीगल फाइंडिंग दी है, अपना मौके इख्तियार किया है, तो ऑब्वियसली अब इसके खिलाफ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई चाराकार नहीं है, और वहाँ से मुझे उम्मीद है कि ये जजमेंट जो है ये सेट असाइड हो जाएगी और मीर साहब को बेल मिल जाएगी, क्योंकि उनका केस बाज़ नुकात पर बड़ा वाज़ेह है, पर्टिकुलरली 34 साल की जो ताख़ीर है और उसमें जो एक बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस केस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब मौजूद हैं जो कि इस केस में मीर शकील रहमान साहब के लॉयर थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद परवेज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप इस ऑर्डर के आखिरी पैराग्राफ को स्पेशली कैसे देखते हैं जिसमें ये ऑब्जर्वेशन दी गई है कि रीजनेबल ग्राउंड मौजूद है कि ये ज़मीन गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी और बादियो नज़र में ये मामला जो है वो करप्शन का है। आप कैसे देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन को? अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल पे क्या असरअंदाज हो सकती है इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस? देखिए, होता ये है कि जो बेल ऑर्डर होता है उसमें दी हुई जो ऑब्जर्वेशन है वो टेंटेटिव नौयत की होती है, और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो बेशुमार जजमेंट्स में ये कह चुकी है कि बेल के रिफ्यूजल ऑर्डर में या बेल ग्रांट करने वाले ऑर्डर में जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो टेंटेटिव नौयत की होंगी, वो फाइनल वर्डिक्ट ऑफ गिल्ट नहीं होता।
और ना ही उसका कोई ताल्लुक जो है, ना ही वो जो ऑब्जर्वेशन है वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को प्रेजुडिस कर सकती है। तो कोर्ट का ये एक टेंटेटिव व्यू होता है बेल के ऑर्डर में, ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता जी। अमजद साहब, लेकिन आमतौर पे ये लिखा हुआ होता है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये टेंटेटिव नेचर की हैं और इसका ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि ऑब्जर्वेशंस ट्रायल पर असरअंदाज नहीं कर सकती। वो इस केस में, वो इस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कानून ये है कि अगर ये ना भी लिखा हो बेल ऑर्डर में तो भी कानूनी हैसियत तब्दील नहीं होती। कानूनी हैसियत यही रहती है कि बेल के ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो टेंटेटिव नौयत की होती हैं और ट्रायल कोर्ट ने केस का फैसला हमेशा अपने सामने आने वाली एविडेंस के मुताबिक करना होता है। सही। अब ये जो मामला है एग्जेम्पशन पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जगह जगह वायलेशन ऑफ एग्जेम्पशन पॉलिसी हुई है, ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये एग्जेम्पशन जो होती है, एग्जेम्पशन ऑफ प्लॉट जो है, क्या ये किसी के लिए एक फेवर के तौर पे इस्तेमाल होता है या राइट होता है? ये देखिए, गुजारिश ये है कि जब भी सरकार जो है वो कोई हाउसिंग स्कीम बनाती है पब्लिक के लिए जी, तो अक्सर बेशतर सरकार के पास तो वो सारी अराजी नहीं होती उस हाउसिंग स्कीम को बनाने के लिए। उसका तरीकेकार फिर ये होता है कि पाकिस्तान में कानून हसूल अराजी हैं, उन कवानीन के तहत जो है वो मुख्तलिफ इदारे जो है शहरियों की ज़मीनों को एक्वायर करते हैं। अब जो शहरियों की ज़मीनें एक्वायर होती हैं, उस एक्वायर्ड लैंड के अगेंस्ट जो है वो सारी सरकार ने नहीं रखनी होती, बल्कि रिवायत ये है, लॉ ये है कि 70% सरकार रखती है जमीन का हिस्सा और 30% जो है वो जिम्मेदार के पास, उस लैंड ओनर के पास रहने देती है जी। ये जो 30% लैंड ओनर के पास रहनी है, इसको एग्जम्पशन कहते हैं और ये एग्जम्पशन जो है ये फेवर नहीं होती, ये उसका राइट होती है। तो आप देखिए, एक मालिक की अराजी 100 कनाल है, उससे सरकार ने वो 100 कनाल अगर ले ली है तो 70 कनाल सरकार अपने पास रखेगी और 30 कनाल जो है वो उसको जो जमीन देगी प्लॉट्स की शक्ल में, उसको कहेंगे कि ये एग्जम्प्टेड प्लॉट्स हैं, एग्जम्पशन के प्लॉट्स हैं। और वो 30% प्लॉट्स जो उसने शहरी को देने हैं, उनके साथ वो शहरी से उसके तरक्याती अखराजात अलग से वसूल करते हैं, उन सड़कों के लिए, पार्क्स के लिए, दीगर जो अमेनिटीज होती हैं जो डेवलप करनी होती हैं सरकार ने, उसकी बाद में वो उनसे तरक्याती अखराजात अलग लेते हैं। 70% जमीन सरकार को जाती है, 30% शहरी को दी जाती है। ये एग्जम्पशन है, ये फेवर नहीं है, ये राइट है कानून के तहत। सही, अगर ये राइट है और 30% शहरी को दी जाती है, तो ये जो नैब इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि इस सारे मामले में जो पब्लिक एक्सचेकर है उसको नुकसान हुआ है 14 करोड़ 35 लाख रुपए का, ये फिगर कहां से आया है और इस नतीजे पे कैसे पहुंचा है नैब? देखिए, पहली बात तो यह है कि नैब खुद मानता है कि जो 180 कनाल और 18 मरले अराजी लैंड ओनर्स की एलडीए ने ली थी, ये बात तय है, 180 कनाल 18 मरले जी। ये बात भी नैब मानता है कि इस 180 कनाल 18 मरले की अराजी के इवज में जो लैंड ओनर्स थे, जिनके मीर शकीलुर रहमान साहब जो हैं वो मुख्तार आम थे, उनको 54 कनाल 5 मरले एज ऑफ राइट मिलनी थी उस एग्जम्पशन पॉलिसी के मुताबिक। एक बात तो तय हो गई कि ये 54 कनाल 5 मरले पे कोई झगड़ा नहीं है किसी का। नैब भी इस बात को तस्लीम करती है कि ये उनकी इंटाइटलमेंट थी उस एग्जम्पशन पॉलिसी के तहत। हाँ, मीर साहब को जब ये 54 कनाल 5 मरले दिए जा रहे थे तो इस 54 कनाल 5 मरले के रकबे के अंदर 2 सड़कें थी जो अभी मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं थी। उस वक्त ये जो फेज है ये बहुत ही इब्तदाई स्टेज पे था, अभी मास्टर प्लान भी अप्रूव नहीं हुआ। इस केस की एग्जम्पशन है इसके 4 साल बाद, ये एग्जम्पशन 1986 की है और जो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है वो 1990 में हुआ है, 27 अगस्त 1990 को। एलडीए ने मुनासिब समझा कि ये जो 2 सड़कें इनकी राजा आ रही हैं, ये इनको बतौर एक्सेस लैंड के दे दी जाएं कीमत के एवज। एलडीए ने उस वक्त के कानून और एसओपीज के मुताबिक जो प्राइस थी इसकी 4 कनाल 12 मरले की, वो वसूल की मीर साहब से। नंबर 1, ये एलडीए को फायदा हुआ कि उन्होंने अपनी जमीन को बेचा। दूसरा बड़ा फायदा एलडीए को ये हुआ कि उन्होंने इन 2 सड़कों की पे जो तरक्याती अखराजात की मद में खर्च आना था, सड़कों पे खर्च आना था, उसमें सीवरेज है, उसमें सुई गैस है वगैरह वगैरह, वो भी एलडीए को सेव होता था। तो इस तनाजुर में जो उनको उनके राइट के ओवर एंड अबव जमीन मिली वो 4 कनाल 12 मरले है और वो मुफ्त नहीं मिली, उसकी बाकायदा अदायगी की गई। उस अदायगी को भी एलडीए भी आज भी तस्लीम करता है और नैब भी तस्लीम करता है। तुरफा तमाशा ये है
कि नैब ये कहता है कि 1986 में ठीक है, इन्होंने उस वक्त की प्राइस के मुताबिक पैसे दे दिए। 1990 में पॉलिसी में तब्दीली आई कि आपने एक्सेस लैंड की जो प्राइस है उसको जो है रिजर्व प्राइस पे नहीं लेना, बल्कि आपने उसकी मार्केट प्राइस लेनी है। अब हमारा केस ये है कि 1992 में जब एलडीए ने हमें इस ट्रांजैक्शन के 6 साल बाद ये कहा कि आपने मार्केट प्राइस के मुताबिक पैसे देने हैं, तो हमने लिख के जवाब भिजवाया उनको कि हमने उस वक्त के कानून के मुताबिक अदायगी कर दी हुई है। अब ये 4 साल बाद आने वाली पॉलिसी का इतलाक उस ट्रांजैक्शन पे नहीं होता। हमारे इस जवाब के बाद 1992 से लेके आज तक एलडीए की तरफ से कोई जवाब नहीं है, जिसका मतलब हमें समझ आता है कि एलडीए हमारे उस जवाब से मुतमईन था। यही वजह है कि एलडीए ने आज तक जो है वो हमें कोई दोबारा नोटिस नहीं भेजा किसी भी तरह के वाजबात की अदायगी के लिए। नैब ये कहता है कि वो जो 1992 वाला जो लेटर पड़ा है एक फाइल में, जिसका जवाब भी हमने दिया हुआ है कि जी वो पैसे चूंकि वो नोटिस आज तक विड्रॉ नहीं हुआ, इसलिए अब आज के हिसाब से वो 64 लाख रुपया है वो 14 करोड़ बनता है। नैब का ये मंतक है कि 1992 का वो नोटिस जिसका जवाब दिया, जिसके जवाब के बाद कभी एलडीए ने कोई नोटिस नहीं भेजा, तो वो चूंकि विड्रॉ नहीं हुआ, फाइल में पड़ा हुआ है, इसलिए अब वो 64 लाख रुपए की बजाय 14 करोड़ हो गया हुआ है। जबकि हमारा केस ये है कि 2016 में हमारी कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं कानून में, जो बड़े बड़े विलेज होते हैं इनको कंसोलिडेट करने के लिए 2016 में कंसोलिडेशन हुई इस मौजे की जहां पे ये जमीन वाक़ई थी, तो पता चला कि जो इंटाइटलमेंट थी मीर साहब के लैंड ओनर्स की वो 180 कनाल 18 मरले नहीं, 180 कनाल 10 मरले 8 मरले थी, 10 मरले कम हो गई। तो अब इतने सालों बाद एलडीए ने हमें नोटिस भेजा कि कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स में आपकी जो इंटाइटलमेंट थी, जो टोटल होल्डिंग थी लैंड की, वो 10 मरले कम हो गई है, तो आप 3 मरले के पैसे आज की कीमत के मुताबिक दे दें। हमने अदा कर दिए। तो वो तो मतलब एक जिम्मेदार शहरी, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो कर सकता है। अब इस केस में तुरफा तमाशा ये है कि जो मुद्दई होना चाहिए इस मुकदमे में, जो कि एलडीए है, वो आज तक मुद्दई नहीं है, नैब के केस में भी मुद्दई नहीं है। एक तीसरे शख्स की दरखास्त पे नैब ने ये केस बनाया है। एलडीए की तरफ से आज तक हमें कोई नोटिस ऐसा वसूल नहीं हुआ जिसमें ये लिखा हो कि मीर साहब की तरफ जो है वो एलडीए की वाजबात काबिल अदा है। तो ये स्टोरी है जी 14 करोड़ रुपए की, जो कि कानूनी तौर पे ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि जो 64 लाख रुपए की पेमेंट थी वो कर दी गई थी, क्योंकि जो 1986 की ट्रांजैक्शन है उसके मुताबिक जो इजाफी जमीन की पेमेंट थी वो रिजर्व प्राइस पे करनी थी। और मेरे सामने वो लेटर मौजूद है जिसमें 1990 का ये लेटर है, ट्रांजैक्शन के 4 साल बाद का। उस 1990 के लेटर में ये लिखा हुआ है कि आइंदा प्राइस कमेटी जो है वो मार्केट प्राइस पे तय करेगी कि इजाफी रकम कितनी लेनी है, इजाफी लैंड की रकम कितनी लेनी है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो इससे 4 साल पहले किए। अब जो दस्तूर पाकिस्तान है, जिसे हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 12 ये कहता है, और इस पे बेशुमार जजमेंट्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं, इंडियन जुरिस्डिक्शन में आप चले जाएं, आप यूएसए में चले जाएं, आप यूनाइटेड किंगडम का लॉ देख लें, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स है ना पूरी दुनिया में, वो ये है कि कोई ऐसा कानून जो किसी के राइट को जो है वो इफेक्ट करता हो या किसी की लायबिलिटी क्रिएट करता हो, उसका इतलाक जो है वो आप रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे। मतलब 1990 में आने वाली पॉलिसी का इतलाक 1986 की ट्रांजैक्शंस पे नहीं हो सकता। तो ये तो जो कानून का तालब इल्म है, एक बहुत इब्तदाई स्टेज का, उसे भी समझ है। तो हमारी समझ से बाहर है ये मंतक कि जो नैब है वो किस बुनियाद पे जो है वो 1990 के एक लेटर को 1986 में कंक्लूड और क्लोज होने वाली ट्रांजैक्शन पे अप्लाई कर रहा है। अंजू साहब, नैब ऑर्डिनेंस में एक तरमीम भी आई थी दिसंबर 2019 में, और वो तरमीम की वजह ये थी कि शिकायत बहुत सारी आ रही थी कि सिर्फ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या कोई गलत फैसले की बुनियाद पर नैब केस बना देता है। और उस अमेंडमेंट का मकसद यही था। उस अमेंडमेंट में एक तो ये था कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पे केस नहीं बन सकता, ये साबित करना होगा कि किसी किस्म का माली फायदा हुआ है पब्लिक ऑफिस होल्डर को। और इस केस में ये कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी मीर शकील रहमान साहब पे तो हो ही नहीं सकती, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। ना ही इस केस में ये बात अब तक साबित हुई है कि किसी ने क्या कोई पैसा बनाया है, कोई फाइनेंशियल गेन किसी को हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए सर, गुजारिश ये है कि ये तरामीम आई थी दिसंबर 2019 में, इस मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में, और हम जो कानून के तालिब इल्म हैं जिनका शोबा कानून से ताल्लुक है, हमने इसको सराहा था कि गवर्नमेंट ने ये जो तरामीम इसमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो बड़ी अच्छी बात है। जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है
और जो ऐसे मामले हैं जिनको डील करने के लिए ऑलरेडी फोरम्स मौजूद हैं, उन मामलात को उन ऑलरेडी अवेलेबल फोरम्स के सामने ही जो है वो हैंडल होना चाहिए। तो हमने अप्रिशिएट किया था गवर्नमेंट के इस इकदाम को कि उन्होंने ये बड़ी अच्छी तरह, इनकी बड़ी जरूरत थी। आला अदालतों और अदालतें उज़्मा के भी फैसले आ चुके थे इस नौयत के कि मिस ऑफ अथॉरिटी जो है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का जो इल्जाम है, उसमें अगर होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ने कोई गेन नहीं लिया, कोई रिश्वत नहीं ली, कोई करप्शन नहीं की, करप्ट प्रैक्टिस नहीं की तो मिस ऑफ अथॉरिटी का ऑफेंस नहीं बनेगा। जी, हमारा नुक्ता जो है वो इस मुकदमे में ये था कि जो मिस ऑफ अथॉरिटी है वो मीर साहब तो कभी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस रहे नहीं है, तो वो तो उन पे तो लागू नहीं होता। जहां तक अबैटमेंट की बात थी तो वो भी हमने हमारा नुक्ता था कि अबैटमेंट का जो है सेक्शन, उसका भी इतलाक इस मुकदमे में नहीं होता। सही। एक और बड़ी अहम बात इस जजमेंट में जो आई है, इस ऑर्डर में आई है, वो ये है कि दो कवानीन था। आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर कोई मामला है भी तो वो एलडीए के कवानीन के तहत देखना चाहिए, वो नैब का केस नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि क्योंकि एलडीए का कानून पुराना है, 1975 का है, और जो नैब का कानून है वो 1999 का है, इसलिए इतलाक 1999 के कानून का होगा। तो इसकी टाइमिंग को देखना ज़्यादा ज़रूरी था या ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये नैब का डोमेन बनता भी है या नहीं बनता है? जी, बुनियादी तौर पे तो हमारा नुक्ता यही है कि इस मुकदमे में चूंकि करप्ट प्रैक्टिस की कोई एविडेंस नहीं है, तो इस वजह से नैब के कानून का इतलाक इस पे नहीं होगा। ताहम बेंच ने जो मुनासिब समझा, उन्होंने रीजनिंग दी है, तो हो जाता है ऐसे। कोर्ट जिस बात को मुनासिब समझती है वेट देती है, और कोर्ट के फैसले जो हैं वो उनके खिलाफ अपील का भी राइट होता है दोनों फ्री कैन को। तो ये मोटी बात यह है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि किस केस का जो ट्रायल है वो किस कानून के तहत होना चाहिए। वन ऑफ द फैक्टर्स ये होता है कि जो लेटर इन टाइम है वो अप्लाई होता है, लेकिन एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। उनमें से एक टेस्ट ये भी है कि एलडीए का कानून चूंकि डील ही सिर्फ जो है वो एलडीए के मामलात को करता है, एलडीए के वाजबात की अदायगी का तरीक़ेकार उसमें दिया हुआ है, एलडीए के एक्ट के किसी प्रोविजन की किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो उसकी जज़ा सजा क्या होगी, वो भी एलडीए के एक्ट में मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं कि जहां पे दो कवानीन का इतलाक होगा तो उसमें से उस कानून का इतलाक किया जाएगा जिसकी जो सजा है या जिसमें जो मुल्ज़म के जो राइट्स हैं वो ज्यादा हैं, उस कानून का इतलाक होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। कोर्ट्स जो हैं, जो कोर्ट ने जो मुनासिब समझा उसको नोट किया, उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, तो उसके खिलाफ अपील का हक है हमें। आप उसके खिलाफ जा सकते हैं आगे। आपका ये भी आर्गुमेंट था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, और जो को एक्यूज्ड हैं उनको तो अभी तक इस केस में शामिल तफ्तीश नहीं किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उनका क्योंकि नाम मौजूद है इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन मीर शकील रहमान के अलावा किसी और को इस केस में क्या गिरफ्तार किया गया है? जी नहीं, इस मुकदमे में जो है, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो तो मुल्क से बाहर हैं, आप जानते हैं। जो दो बाकी इसमें मुल्ज़मान थे, जो डीजीएलडी हैं उस वक्त के और जो उस वक्त के डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन हम उनकी गिरफ्तारी में इंटरेस्टेड नहीं थे। हमारा उनकी गिरफ्तारी से मामला नहीं है। हमारा मुकदमा तो ये है कि ये केस था ही नहीं ऐसा जिसमें किसी की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब या मकसूद होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक 34 साल पुरानी ट्रांजैक्शन है। एलडीए और लैंड ओनर्स का आपस में एक दीवानी नौयत का कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो दीवानी मुआहिदा है दो फ्री कैन के दरमियान, वो आज तक इंटैक्ट है। उसको आज तक किसी फोरम ने जो है वो गलत करार नहीं दिया। तो हमारी राय में तो 34 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो एलडीए के कब्जे में है, वहां से नैब के पास चला गया है। तो गिरफ्तारी आप वहां पे करते हैं जहां पे आपको डर हो कि जो रिकॉर्ड है वो टेम्पर ना कर ले कोई, या कोई एविडेंस ऐसी है जिसको टेम्पर किया जा सकता हो। तो अब 34 साल पुराने केस में किस चीज को आज टेम्पर किया जा सकता है? तो हमारा मुकदमा ये था कि उनको गिरफ्तार नहीं किया, ये भी ठीक किया है। लेकिन ये है कि इस मुकदमे को अगर आप देखें तो फिर 1986 से लेके आज तक जितने डीजीज रहे हैं एलडीए के, जितने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग रहे हैं, अगर नैब की मंशा मान ली जाए तो फिर उन सबको मुल्ज़म होना चाहिए इस मुकदमे में। सिर्फ इन दो लोगों को नहीं होना चाहिए जिनके सामने बाद में फाइल एक से ज्यादा दफा पेश हुई है। वो लोग भी इस केस में ना मुल्ज़म है ना गवाह है। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद परवेज एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।